गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के लिए विज्ञान में चैप्टर 17 तारे एवं सौर परिवार। बहुत ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है ये, तो आप ध्यान से सुने, आपको सुनने में ही ये चैप्टर पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैं पहले आपको चैप्टर पढ़ के बताऊंगा और जहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखें, पूरा सुने लास्ट तक। गर्मियों की छुट्टियों में पहेली तथा बूझो अपने दादा दादी के गांव गए। रात्रि का भोजन करने के पश्चात वे घर की छत पर गए। उस दिन आकाश स्वच्छ था, बादल नहीं थे। वे आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। अपने शहर में उन्होंने ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था। कारण ये है क्योंकि शहरों में बच्चे खुली छत के अपने कमरे में ही सोते हैं, खुले आसमान के नीचे कभी नहीं सोते। इसलिए अगर खुले आसमान के नीचे रात को सोते हैं तो चांद तारे रात को दिखाई देते हैं, और वो बच्चे हमेशा शहर में ही रहे हैं तो वो हमेशा अपने कमरे में रहे हैं, इसलिए उनको ये चीज़ देखने को कभी मिली नहीं है। ये देखो एक चित्र दिखा रखा है इस तरह से। पहली ये जानना चाहती है कि बड़े शहरों के आकाश में गांव का आकाश इतना भिन्न क्यों है। उनके दादाजी ने यह स्पष्ट किया कि चमकीले प्रकाश, धुएं एवं धूल के कारण बड़े शहरों में तो स्वच्छ आकाश विरले ही दिखाई देता है। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ इसके बारे में कि बड़े शहरों में बहुत सारे कारखाने होते हैं, उनसे धुआं निकलती है। बहुत सारे वाहन होते हैं, उनसे धुआं भी निकलता है और चलते समय धूल भी उठता है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं, और ये गंदगियाँ जब आकाश में उड़ जाती हैं हवा के साथ तो आकाश को ये धुंधला कर देती है, जिससे जो आकाश में रहने वाली कुछ चीज़ें हैं वो हमें साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं। स्वच्छ आकाश विरले ही दिखाई देते हैं। उन्होंने रात्रि के आकाश में कुछ प्रकाशीय पिंडों की पहचान कर उनसे संबंधित कहानियाँ सुनाई। रात्रि के आकाश का अवलोकन करना चिताकर्षक है, वही चिताकर्षक वही हो सकता है जहाँ वातावरण स्वच्छ हो तथा चमकीला प्रकाश न हो। इसका मतलब ये है चिताकर्षक, चित्त यानी होता है अपना मन, आकर्षक मतलब जिसको अच्छा लगने वाला हो, मतलब मन को अच्छा लगने वाला। आकाश में ये तो तारे चांद तारे देखना वहीं अच्छा हो सकता है जहाँ पर मन को अच्छा लगे। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि वातावरण जहाँ पे साफ होगा वहीं पे चांद तारे हमें साफ दिखाई देंगे। किसी स्वच्छ अंधेर रात्रि में प्रकाश की ओर दृष्टि डालिए। आपको समस्त आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देंगे, जिनमें कुछ बहुत चमकीले और कुछ अपेक्षाकृत मंद होंगे। इनका सावधानीपूर्वक प्रेक्षण खगोलीय पिंडों को और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलीय कहा जाता है। मतलब इस विषय के अंतर्गत खगोलीय पिंडों से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे तारे, उनकी स्थिति, इन सब के बारे में समझा जाता है, पढ़ा जाता है और इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। प्राचीन भारत के हमारे पूर्वजों ने आकाश का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। उस काल में खगोलीय का उनका ज्ञान उन्नत था। सूर्य, तारों, चंद्रमा और ग्रहों की गति के संबंध में उनका ज्ञान सही कैलेंडर और पंचांग बनाने में सहायक रहा है। इनसे लोगों को सही दिनचर्या बनाने में सहायता मिलती है। कैलेंडर और पंचांगों से लोगों को फसलों के चुनाव और उनके बुआई के समय के लिए जलवायु तथा वर्षा के पैटर्न की समझ में बढ़ोतरी हुई है, तथा इस प्रकार से मौसम और पर्वों की तिथियां भी निश्चित हुई हैं। इस अध्याय में हम आकाशीय पिंडों का अवलोकन कर उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंद्रमा, जिसको हम चांद भी बोलते हैं। रात्रि में चंद्रमा का प्रतिदिन प्रेक्षण कीजिए। यदि संभव हो तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी नोटबुक में हर रात्रि को चंद्रमा की रूपरेखा खींचिए और पूर्णिमा के दिन से व्यतीत दिनों की संख्या को भी नोट कीजिए। प्रतिदिन
यह भी नोट कीजिए कि आकाश में किस भाग मतलब पूर्व तथा पश्चिम में चंद्रमा दिखाई देता है। क्या चंद्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता है? क्या ऐसे भी दिन हैं जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है? क्या ऐसे भी दिन होते हैं जब स्वच्छ आकाश में होने पर भी चंद्रमा को कहीं नहीं देखा जा सकता? उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, मतलब पूर्णतः गोल दिखाई देता है, पूर्णिमा कहलाती है। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घट जाता है और 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। इस दिन को अमावस्या कहते हैं। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है, इसे बालचंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। 15वें दिन एक बार फिर से हम चंद्रमा को पूरा दृश्य देखते हैं। पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रतिदीप्त भाग को हम विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा की कलाओं की हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। उदाहरण के लिए दीपावली को अमावस्या पर मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा जयंती पूर्णिमा पर मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। बालचंद्र शुक्ल पक्ष की प्रथमा के दिन मनाया जाता है। तो बालचंद्र के दर्शन के अगले दिन ईद उल फितर मनाई जाती है। यदि मतलब यहाँ पर एक छोटी सी बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। चंद्रमा अपनी आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन क्यों करता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए यह जानने का प्रयास करें कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती हैं। अध्याय 16 में आपने यह पढ़ा है, मतलब आज जो चैप्टर 16 है उसकी बात कर रहा है। आपने यह पढ़ा है कि चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। इसलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये बड़ा सा सूर्य है। अब बड़े सूर्य से किरणें आती हैं, ये गिरती है चंद्रमा पर और मुड़कर जब पृथ्वी पर पहुंचती हैं वो भाग उसका चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, और वो ही हमें दिखाई देता है। क्रियाकलाप है, बच्चों के लिए है। एक बड़ी गेंद और अथवा एक घड़ा लीजिए। इसके आधे भाग को सफ़ेद और आधे भाग को काले पेंट से पोतिए। अपने 2 मित्रों के साथ एक खेल के मैदान में जाइए। मैदान में लगभग 2 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, मतलब गोला खींचना है। 17 पॉइंट इस चित्र में दे रखा है। 17.4 के अनुसार इस वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटिए। वृत्त के केंद्र पर खड़े होकर अपने मित्र से गेंद को पकड़कर वृत्त के विभिन्न बिंदुओं पर खड़े होने का कहिए। उससे कहिए कि वह घड़े के सफ़ेद भाग को सदैव सूर्य के सामने रखे। यदि आप इस क्रियाकलाप को प्रातःकाल के समय कर रहे हैं तो गेंद के सफ़ेद भाग को सूर्य को पूर्व दिशा में रखना चाहिए। यदि आप इस क्रियाकलाप को सायंकाल मतलब शाम के समय कर रहे हैं तो गेंद के सफ़ेद भाग को हमेशा पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। प्रत्येक प्रकरण में सफ़ेद और तथा काले भागों को विभाजित करने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। वृत्त के केंद्र पर खड़े होकर रहकर गेंद के सफ़ेद दृश्य भाग का प्रेक्षण कीजिए और उसकी आकृति अपनी नोटबुक में खींचिए। इन आकृतियों की तुलना चित्र 17.5 में दर्शाई गई चंद्रमा की कलाओं से कीजिए। इस तरह से ये चंद्रमा की कलाएं हैं, आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इस तरह से घटता जाता है, बढ़ता जाता है धीरे धीरे। पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे? बालचंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के प्रतिदीप्त भाग में वृद्धि होती जाती है। पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग प्रतिदिन आकार में घटता जाता है। याद रखिए, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। और ये बुध पहेली क्या करिए, मैंने सुना है कि
हम पृथ्वी से चंद्रमा के पीछे की ओर के भाग को कभी नहीं देखते। क्या यह सही है? हाँ, सही है ये बात। हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग देखते हैं। धरती पर लगभग 1 मीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। अपने किसी मित्र से इस वृत्त के केंद्र पर खड़े रहने के लिए कहिए। आप अपने मित्र की परिक्रमा कीजिए। इस प्रकार कीजिए कि आपका मुख सदैव उसकी ओर रहे। क्या आपका मित्र आपकी पीठ देख सकता है? एक परिक्रमा करने में आपने कितने घूर्णन पूरे किए? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा इसी ढंग से करता है। क्या अब आप पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं? इनकी स्थितियों को अपनी नोटबुक में आरेखित कीजिए। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। अब बूझो क्या कह रहा है। क्या आप चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुन सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, नहीं सुन सकते आप कुछ भी चंद्रमा पर, आप चाहे कितना ही तेज बोलें। अध्याय 13 में हमने यह सीखा था कि जब कोई माध्यम नहीं होता तो ध्वनि गमन नहीं कर सकती। तब फिर हम चंद्रमा पर किसी ध्वनि को कैसे सुन सकते हैं? और क्या आप जानते हैं 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। उसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। मतलब दोनों अंतरिक्ष यात्री थे, एक ही विमान से गए थे। तो पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे, उसके बाद में एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा का पृष्ठ कैसा होता है देखें। कवियों तथा कहानियों के लिए चंद्रमा एक चित्ताकर्षक पिंड है, परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा तथा निर्जन पाया। उस पर विभिन्न आमापों के गर्त हैं, मतलब गड्ढे हैं। इस पर बहुत से खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी हैं। इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे पर्वत है। चंद्रमा पर न तो वायुमंडल और न ही जल है। क्या चंद्रमा पर किसी प्रकार के जीवन की संभावना हो सकती है? तारे। अब तारों के बारे में बात करेंगे। रात्रि के आकाश में आप अन्य कौन सी वस्तुएं देखते हैं? आकाश में असंख्य तारे हैं। बड़े शहर से दूर किसी अंधेरी रात्रि को आकाश का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले हैं? क्या सभी तारों का रंग एक जैसा है? वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है? आपके पास रखी फुटबॉल अथवा 100 मीटर दूर रखी फुटबॉल में से कौन बड़ी प्रतीत होगी, मतलब कौन ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी? तो तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर है, इसलिए तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 40 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं? कुछ तारे तो इससे भी अधिक दूरी पर हैं। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई में अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। याद कीजिए कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब प्रकाश 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलता है। इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। मतलब प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक केवल 8 मिनट में पहुंच जाता है। एल्फा सेंटोरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। एल्फा सेंटोरी नाम का एक और तारा है जो 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। और ध्यान रखें, प्रकाश वर्ष क्या है? एक दूरी का मात्रक होता है। वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं
तथापि उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते। कुछ प्रमुख तारों तथा तारों के समूह का आकाश में लगभग 2 घंटे और अधिक समय तक प्रेक्षण कीजिए। आपको क्या पता चलता है कि आप आकाश के तारों की स्थितियों में कोई परिवर्तन होता हुआ पाते हैं। आप यह पाएंगे कि पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है, सामान्यतः सूर्योदय से पहले ही आकाश में अस्त हो जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते क्यों प्रतीत होते हैं, आइए पता लगाएं। पहली क्रियाकलाप है, किसी बड़े कमरे के बीच में खड़े होकर घूर्णन कीजिए, मतलब घूमिए। कमरे में रखी हुई वस्तुएं किस दिशा में गति करती हुई प्रतीत होती हैं? क्या आप इन वस्तुओं को अपनी गति के विपरीत दिशा में गतिमान पाते हैं? तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी घूम रही है और तारे अपनी जगह पे हैं, तो हमें हमारे घूमने की वजह से तारे घूमते हुए प्रतीत होंगे। पहली याद करते हैं कि जब वह किसी चलती रेलगाड़ी में होती है तो निकट के वृक्ष और भवन पीछे की ओर जाते प्रतीत होते हैं। यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हुए प्रतीत होते हैं तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है। ठीक, अब तारामंडल के बारे में बात करते हैं। कुछ समय तक आकाश का प्रेक्षण कीजिए। क्या कुछ तारे जिस चित्र में दिखा रखे हैं दर्शाए अनुसार आकृतियों के समूह बनाए हुए हैं? पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की। तारामंडलों की आकृतियाँ उन व्यक्तियों को सुपरिचित वस्तुओं की सदृश थी। रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामंडल कैसा दिखाई देता है और रात्रि के आकाश में उसे कहाँ देखना होगा। ठीक है, इस तरह से तारामंडल होते हैं, आप इनकी आकृति के अनुसार इनको पहचान सकते हैं। सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल सप्तऋषि तारामंडल है, जिसे आप गर्मियों की रात्रियों में प्रथम पहर में देख सकते हैं। जैसे ही आप सोने के लिए जाते हैं उस टाइम पे आप आकाश में इसको देख सकते हैं। इस तारामंडल को बिग डिपर, ग्रेट बियर अथवा अर्सा मेजर भी कहते हैं। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। यह बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। इस कलछी की हत्थी में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। सभी प्राचीन संस्कृतियों में विभिन्न नक्षत्रों के संबंध में दिलचस्प पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मतलब इन तारों के बारे में कुछ न कुछ बताया गया है। ठीक है, ये देखो, ये तरह तरह के तारे हैं, इनके बारे में आप समझिए। तो देखो, ये बीच में ध्रुव तारा है और इनके चारों ओर एक जैसी आकृति के चारों दिशाओं में इस तरह से तारामंडल होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में समझें। ओरियन एक, यहाँ पर देखिए, वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके चारों ओर घूमते हुए प्रतीत होंगे। हाँ, ओरियन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्यरात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे होते हैं। ओरियन को शिकारी भी कहते हैं। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट, मतलब पेटी की निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस, मतलब लुब्धक, ओरियन के निकट दिखाई देते हैं। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरियन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा कल्पना कीजिए तथा इसके अनुदिश पूर्व दिशा की ओर देखिए। इस रेखा के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला भाग दिखाई देगा। मतलब इस तरह से इन 3 तारों के सीध में आगे आपको सीरियस दिखाई देगा। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। यह सर्दियों की रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी अक्षर W अथवा M के बिगड़े, मतलब विकृत रूप में दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे सौर परिवार। सूर्य तथा
इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं। सूर्य तथा अन्य पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह सौर परिवार की एक सदस्य है। यह एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। जैसे आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से होते हैं। आइए सौर परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले सूर्य। सूर्य हमसे निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता रहता है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। अब बात करेंगे हम ग्रह के बारे में। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। क्या आप तारों तथा ग्रहों में भेद कर सकते हैं? ग्रहों और तारों में अंतर करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में वृद्धि होती है। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह मतलब चंद्रमा है जो उनकी परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंडों को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जाता है, यद्यपि सामान्यतः हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए ही उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। प्राय मतलब प्रभात तारा जो सूर्य का तारा निकलता है, अथवा संध्या तारा कहते हैं सूर्य को, ठीक है। इसमें कुछ भाग और रह गया है। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर परिक्रमण या घूर्णन करते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। बुध ग्रह। अब बुध ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। बुध ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है, क्योंकि मतलब सबसे छोटा ग्रह है, क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है। अतः अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन है। तथापि सूर्योदय से तुरंत पूर्व तथा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज में देखा जा सकता है, मतलब पृथ्वी के समांतर। अतः यह वही दिखाई देता है जहाँ वृक्षों तथा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं होता। शुक्र। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है, कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात यह पश्चिम आकाश में दिखाई देता है। इसलिए इसे प्राय प्रभात तारा तथा संध्या तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, रात्रि के आकाश में इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। यदि आपको अवसर मिले तो दूरबीन द्वारा शुक्र ग्रह को देखने का प्रयास कीजिए। आप चंद्रमा की भांति शुक्र की कलाओं का प्रेक्षण करेंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा इसकी निरंतर बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। इसमें पृथ्वी की सूर्य से ऊंची दूरी होना भी सम्मिलित है, ताकि
पृथ्वी पर सही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रह सके। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह नीली हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष किसी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह मतलब चंद्रमा है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह। अगला ग्रह जो पृथ्वी के कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है वह मंगल है। यह हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है मतलब लाल रंग का होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के दो छोटे उपग्रह हैं, ठीक है। मंगल के दो छोटे उपग्रह हैं और कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आपको देखिए। नेक्स्ट नाम नहीं दे रखा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है बृहस्पति। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियाँ इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती है, परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। इसके बाद में आता है शनि ग्रह। अभी बृहस्पति के बारे में ही है। बृहस्पति के बहुत से उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय हैं। शनि बृहस्पति के परे शनि ग्रह है, मतलब उससे आगे एक शनि ग्रह है जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं, मतलब इसके चारों तरफ गोल गोल वलय होती हैं। यह वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। आप छोटे दूरदर्शक मतलब दूरबीन द्वारा इनका प्रेक्षण कर सकते हैं। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन होता है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम होता है, मतलब आप शनि ग्रह पर डूब सकते हैं। यूरेनस तथा नेपच्यून दो छोटे ग्रह हैं। ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह हैं। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुकाव घूर्णन अक्ष है। इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट है। इन्हें आंतरिक ग्रह निकट कहते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। सिर्फ पृथ्वी के पास में चंद्रमा है और मंगल के पास में भी एक उसके पास में मंगल ग्रह के पास में भी एक ही चंद्रमा है। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आंतरिक ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर हैं। इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। इनके चारों ओर वलय निकाय है। बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं। ये भी सौर परिवार के सदस्य हैं। आइए इनमें से कुछ के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफ़ी बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह को केवल बड़े दूरदर्शकों द्वारा ही देखा जा सकता है। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। ये अत्यंत पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफ़ी अधिक होता है। सामान्य धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता है इनकी पूंछ आकार में बढ़ जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है। ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात है जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देते हैं। हेले का धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 साल के अंतराल में दिखाई देता है।
इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था। क्या आप बता सकते हैं कि अगली बार हेले का धूमकेतु कब दिखाई देगा? तो आप जोड़ लीजिएगा। उल्का तथा उल्कापिंड। रात्रि के समय जब आकाश साफ होता है तथा चंद्रमा भी नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी सी देख सकते हैं। इसे शूटिंग स्टार सा टूटता तारा या टूटता तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, इन्हें उल्का कहते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदाकदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय इनकी गति अत्यंत अधिक होती है। वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल उठते हैं तथा चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं, मतलब भाप में बदल जाते हैं या फिर धूल के रूप में या राख के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए ही दिखाई देती है। कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड पृथ्वी पर वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करते हैं जिससे सौर परिवार बना है। कृत्रिम उपग्रह। आपने यह सुना होगा कि ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आप यह जानना चाहेंगे कि कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रहों से किस प्रकार भिन्न हैं। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित है। उनका प्रमोशन पृथ्वी से किया जाता है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रहों अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण किया और प्रमोशन किया। आर्यभट्ट भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, कल्पना, एडुसैट आदि सीरीज में बहुत सारे हजारों उपग्रह भारत छोड़ चुका है अंतरिक्ष में। कृत्रिम उपग्रहों के बहुत से व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविज़न संकेतों के प्रेषण में किया जाता है। इनका उपयोग दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में किया जाता है। यहाँ पर हम पृथ्वी से तुलना करके हम पढ़ेंगे बुध ग्रह पृथ्वी से 2.5 गुना छोटा है, ठीक है। और अगर हम माने सूर्य के सन्निकट दूरी तो ये 0.34 मतलब पृथ्वी से 2.5 गुना नज़दीक है ये सूर्य के। 28 दिन तक ये घूमता है। परिक्रमण काल मतलब 28 दिन में इसका 1 साल पूरा हो जाता है। और घूर्णन काल 59 दिन का होता है। 59 दिन में ये घूम लेता है, मतलब अपना पूरा एक चक्कर कर लेता है। जैसे दिन रात होते हैं ना, 59 दिन के बराबर होते हैं इसके। इस तरह से आप शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति बाकी सभी का आप इस वीडियो को यहाँ पर रोक कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।